धन्यवाद राजीव जी। निश्चित रूप से देश की सियासत में बड़ा होने वाला है। अगर गैर भाजपा राजनीतिक दलों में एकता हो रही है, सरकार के तमाम दावों के बावजूद वह एकजुट होने के लिए संकल्पबद्ध हैं। अगर सरकार के खिलाफ जो एक राजनीतिक माहौल है वह दिन प्रतिदिन और सघन होता जा रहा है। राजस्थान में जहां पे कांग्रेस को यह बताया जा रहा था कि यह एक टूटी फूटी और बिखराव वाली पार्टी है, वहां पार्टी अपने आप को एकताबद्ध रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है। जो पटना में जो लोग मिले हुए थे, जितने राजनीतिक दल मिले थे, उन राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो निश्चित रूप से देश की सियासत में बड़ा होने वाला है। अगर विपक्षी दल अगर एक सबसे बड़ी जरूरत आज की तारीख में इस देश में है, वो यह है कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं के बिखराव को रोका जाए। और उस बिखराव को रोकने की जो कोशिशें शुरू हुई हैं, वह कोशिशें अगर गंभीर होती जा रही हैं, तो यह निश्चित रूप से देश की सियासत में एक बदलाव का संकेत देती है। अगर तेलंगाना में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की शर्मिला जी विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार होती हैं, तो यह एक बदलाव का संकेत है और विपक्षी पार्टियों के मजबूत होने का संकेत है। अगर तमाम अटकलों के बाद अगर जयंत चौधरी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि वह बेंगलुरु में होने वाली बैठक में शामिल होंगे और विपक्षी एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, तो यह बदलाव का संकेत है। और सरकार के तमाम कोशिशों के डराने, धमकाने, लालच देने, प्रलोभन देने के इन तौर तरीकों के बावजूद भी अगर विपक्ष टस-मस नहीं हो रहा है, तो यह बताता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत के प्रति प्रतिबद्ध हैं। एक जो रायता फैलाने की कोशिश की गई थी महाराष्ट्र में, और इस बताने की कोशिश की गई थी कि जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है उसमें शरद पवार की भूमिका है। गोया कि शरद पवार को भी डिस्क्रेडिट करना, विपक्षी एकता को डिस्क्रेडिट करना और राज्य में महाविकास अघाड़ी को भी डिस्क्रेडिट करना की जो कोशिश थी, अगर उसका पर्दाफाश हो गया कि यह नहीं, जो लोग एनसीपी से टूट के गए हैं उसमें शरद पवार की भूमिका नहीं है बल्कि केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका है, तो अगर यह बात लोगों के सामने आई है, इसका मतलब कि देश की सियासत में बड़ा होने वाला है। जरूरत इसी बात की है कि विपक्षी दल एक साथ हों, विपक्षी दल तमाम डर भय के बावजूद एक साथ हों और वह भारतीय जनता पार्टी का मिलजुल करके मुकाबला करें। अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को एक छत के नीचे लाया, उनको एक साथ रहने का संदेश दिया, वो लोगों के बीच में जाकर के एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं, तो ये एक अच्छे संकेत है। यह वही संकेत है जो कर्नाटक की राजनीति में देखने को मिला था। वह यह इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने के लिए जो मुख्य विपक्ष है कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयार हैं और अपने आप को जनता के सामने एक संगठित समूह के रूप में, एक दल समूह के रूप में ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। मेरा भी मानना यह है कि जो अन्य बातें, अन्य तरह के विमर्श फैलाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि अखिलेश यादव की मुलाकात केसीआर से, उसको एक अलग तरह से बताने का प्रयास किया गया कि अखिलेश यादव की भूमिका क्या होने जा रही है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जितना ही प्रयास किए जाएंगे विपक्षी दलों के एकता के प्रयास को अविश्वसनीय बनाने की, मुझे लगता है कि यह प्रयास और गंभीर होंगे और लोगों के बीच में उसका विश्वास और बढ़ेगा। लालू यादव जैसे लोग अगर मतलब 2 दिन पहले सीबीआई की चार्जशीट आप दाखिल कर दे उस परिवार को डराने के लिए, लोगों के बीच उनका विश्वसनीय बनाने के लिए, तो यह और उसके बावजूद वह पूरा का पूरा आरजेडी सरकार के खिलाफ उतनी ही आक्रामक हो, गोया कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध के लिए वो संकल्पबद्ध है। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि लोगों के सामने यह बात सामने आ गई है कि सत्तारूढ़ दल इन राजनीतिक दलों का मुकाबला राजनीतिक तौर से नहीं बल्कि पार्टियों को तोड़ करके, विधायकों को खरीद करके, उनको लालच प्रलोभन दे करके, जो गैर भाजपा सरकारें हैं उनमें तोड़फोड़ करके एक राजनीति करने का प्रयास करेगी। गोया कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक पार्टी विद डिफरेंस होने का जो दावा कर रही थी, यह बात भी लोगों के सामने एकदम बेनकाब हुई। और अगर भारतीय जनता पार्टी की अविश्वसनीयता बढ़ी है, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो गवर्नेंस की विफलताएं लोगों के सामने हैं, महंगाई और गरीबी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष लोगों के बीच में जा रहा है, जो जनहित कल्याण की बात कहकर सरकार अपना दावा प्रस्तुत कर रही थी, अगर उनको विपक्षी दल बेनकाब करने में कामयाब है, तो निश्चित रूप से देश की सियासत में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव दिखाई पड़ेगा। जी जी बिल्कुल।
देश की सियासत में क्या कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है या देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, आज इसी की चर्चा हम कर रहे हैं। अलग अलग पहलुओं को सामने रखते हुए शरद पवार भी दिल्ली में हैं, लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली में हैं और कांग्रेस खेमा जो है वो मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उधर बैकफुट पर बीजेपी नजर आ रही है। आज सीधी कांड के बाद सीधी से वहां पीड़ित पक्ष के जो पीड़ित है उसको सीएम शिवराज सिंह चौहान बुलवा लिए भोपाल और बुला करके पैर धुलवा रहे थे। पैर धुल जाने से क्या सारे पाप धुल जाएंगे? क्या पैर धुल जाने से 47 एसटी सीटें जो हैं वो बीजेपी की खाते में आ जाएंगी? एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के ज़रिए, क्योंकि वो खुद मध्य प्रदेश में हैं और वहाँ जो कुछ चल रहा है और वहाँ के अलावा महाराष्ट्र पर भी आपकी नज़रें टिकी हुई हैं ही और दिल्ली में भी आप देख ही रहे हैं। आपसे समझना चाहता हूँ किस रूप में आप देखते हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी? राजीव जी, पहली बात तो है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि आजादी के इतने साल भी, अमृत काल में भी ऐसे वीडियो हमें वायरल हो रहे हैं जो हमें देखने पड़ रहे हैं। इससे बढ़कर शर्म की बात क्या होगी कि इस देश में किसी व्यक्ति के सिर पर कोई व्यक्ति लघु शंका करे और बाद में लीपापोती की जाए। सवाल यह कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों आई? अब भले ही मुख्यमंत्री पीड़ित व्यक्ति को अपने घर बुला लें और दोषी को गिरफ्तार करवा दें, उसका घर तोड़वा दें, उसको एनएसए लगा दें उसके ऊपर, लेकिन इससे क्या ये पाप धुलेगा? जो कलंक मध्य प्रदेश के ऊपर लगा है, मानवीयता के ऊपर लगा, मैं कहूंगा मध्य प्रदेश या देश के ऊपर लगा, ये कलंक एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है, तो इसके ऊपर इससे घृणित कार्य क्या होगा, इसके लिए बहुत शर्मिंदा है। अब दुख की बात यह है कि इस पर भी राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाया पीड़ित व्यक्ति को, उसके पांव पखारे और कहा कि मेरा मन दर्द और पीड़ा से भर गया है, मैंने यहाँ बुलाया है, मेरे मन में बहुत वेदना है, मेरे मन में तकलीफ है, अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी है, मैं अंतरात्मा को मानता हूँ, गरीब हमारे लिए पूज्य हैं, गरीब का अपमान सबका अपमान है। बहुत भावुक बातें मानी मुख्यमंत्री ने कही, लेकिन दोषी पर क्या कार्रवाई हो रही है आगे, और दोषी को प्रश्रय देने वाले विधायक पर क्या कार्रवाई हो रही है? राजीव जी, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि ये इस व्यक्ति की, जो व्यक्ति जिसने ये घृणित कार्य किया, ये कोई उसकी पहली घटना नहीं है। पिछले वर्ष उस एमएलए के प्रतिनिधि ने, कुछ पत्रकार जो वेबसाइट चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने जब एमएलए के घोटालों का भंडाफोड़ किया और ये खबरें छापी कि एमएलए महोदय आदिवासियों की जमीनें हड़प रहे हैं और झूठे दस्तावेज बनाकर जमीनें हड़पी जा रही हैं, तब एमएलए के इसी प्रतिनिधि ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई और 6 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। सीधी कांड वो भी है, आपको याद होगा। वो 6 पत्रकार जिसमें रंगकर्मी भी थे, उन्हें न केवल उनके साथ मारपीट हुई और अभद्रता हुई, बल्कि रात भर उन्हें केवल अंतर्वस्त्र में, एक लंगोट जैसी या अंडरवियर में ही रखा गया और रात भर उन्हें थाने में रखा गया था इस तरह, और उसका वीडियो बना के वायरल किया गया। आप जानते हैं कि सीधी एक छोटा सा शहर है, वहां इस तरह के वीडियो अगर वायरल होते हैं तो उस विधायक का कितना खौफ हुआ होगा। बाद में कानूनी दबाव के बाद, बड़े शहरों के और कुछ और पत्रकारों के दबाव के बाद उन्हें छोड़ा गया, लेकिन इससे भी विधायक के गुर्गे ने सबक नहीं सीखा और ये कांड आगे भी बढ़ा। अब मुख्यमंत्री जी बहुत लीपापोती कर रहे हैं और मजेदार बात है कि जब एक तरह से जो पीड़ित व्यक्ति, उसे किडनैप करके ही ले जाया गया था भोपाल, उसकी पत्नी बड़ी परेशान होती रही कि मेरा पति कहाँ गया। पीड़ित व्यक्ति की पत्नी, बार बार वो पीड़ित था, जो पीड़ित व्यक्ति, उसने भी सीएम से कहा कि माननीय महोदय, मुझे मेरे परिवार की चिंता है। तो मुख्यमंत्री ने उसकी पत्नी को फोन लगाया, कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम पैसे का इंतजाम भी कर रहे हैं, रोजगार की व्यवस्था भी करेंगे। इस पर पीड़ित व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि हमें कोई लालच नहीं है, हमें कोई लालच नहीं है, आप तो मेरे पति को घर भेज दीजिए, हमें पता नहीं कि वो कहाँ गए हैं, हमको बहुत चिंता हो रही है। इसका एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि विरोधी पार्टी के नेता भी पीड़ित व्यक्ति के पीछे थे और उससे
ले जाने की बात कर रहे थे। दूसरी बात ये कि जब जो दोषी व्यक्ति है उसने पीड़ित की तरफ से एक एफआईआर बनवा ली थी, एक एफिडेविट बनवा लिया था। एफआईआर की वापसी के लिए उसने कहा कि देखिए जो मेरे खिलाफ एफआईआर है गलत है, ये एफिडेविट है उसी व्यक्ति का। लेकिन सवाल ये कि जो बात वीडियो में आई है वो कैसे झूठी हो सकती है। यह मध्य प्रदेश के चेहरे पे कलंक है, देश के चेहरे पे कलंक है, मानवता के नाम पर कलंक है कि आजादी के अमृत वर्ष में ऐसी वारदातें हो रही हैं। अब जो लीपापोती हो रही है उसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और आपने भी कहा कि मध्य प्रदेश में सीटों का तालमेल कुछ इस तरह के 22% वोटर मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के हैं। ये लोग तय करते हैं कि किसकी जीत होगी, किसकी सरकार बने। और 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं और इतनी वोटें इतनी सारी किसी एक तरफ जाए तो निश्चित है सरकार बहुत तेजी से सरकार गिर सकती है, सरकार बदल सकती है। आदिवासी मतदाता, एसटी मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ है। आप अंदाज लगा सकते हैं कितना बड़ा वर्ग है ये। तो दोनों ही वर्ग इसे दोनों ही पार्टियां इन्हें अपनी तरफ करने के लिए लगी हुई हैं। शिवराज सिंह चौहान जी रोज नई नई घोषणाएं करते हैं कि आदिवासियों के लिए हमें नया नया ये योजना बनाया है, ये योजना बनाई है। और अभी 100 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, वो भी एक इवेंट है जो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ शर्मिंदगी वाली बात है। पूरे देश में मध्य प्रदेश का नाम अगर इस तरह आए तो न मानवता उसमें सम्मानित होती है, न देश सम्मानित होता है। दुख की बात है कि दोषी व्यक्ति को प्रश्रय देने वाले के खिलाफ न तो गृह मंत्री ने कोई बात कही है, न मुख्यमंत्री ने कोई बात कही। अगर ये कहा जाए कि इस व्यक्ति को जो प्रश्रय दे रहा था हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे, हम उसकी भी जांच करेंगे और ऐसे व्यक्ति को भविष्य में हमारी पार्टी का टिकट नहीं देंगे, ऐसा अगर शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी के कोई नेता बोलते तो कोई बात थी। लेकिन कोई आश्चर्य नहीं कि आगामी चुनाव में फिर इसी अपराधी व्यक्ति को, इस दोषी व्यक्ति को जो गलत लोगों को प्रश्रय देता है, टिकट मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन चिंता बीजेपी को अब यह है कि 11 तारीख से 15 तारीख तक मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र है और उस सत्र के लिए कांग्रेस ने और दूसरी पार्टियों में जितने सदस्य उन्होंने कमर कस ली कि इस मुद्दे को जम के उठाएंगे और मानवीयता को शर्मसार करने वाली वारदात भविष्य में कहीं भी कभी भी करना तो दूर, कोई करने की सोचे भी नहीं, ऐसी कोशिश होगी। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ही। आपका स्वागत करता हूं प्रशांत जी और सीधे आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, हम लिख रहे हैं देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। जुलाई का महीना है और आज लालू प्रसाद यादव दिल्ली आए हैं, शरद पवार भी दिल्ली आए हैं। शरद पवार जो हैं वो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, कर लिए बैठक, और बैठक के में उन्होंने कह दिया उसके बाद कि 93 का रहूं या 53 का रहूं, 92 का रहूं या 52 का रहूं, राजनीति करता रहूंगा आजीवन और मैं रहूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात अपने भतीजे को उन्होंने कही है। लेकिन उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात उधर लालू प्रसाद यादव ने भी कही कि मैं अभी अपना हेल्थ चेकअप करवाने के लिए दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली से आने के बाद फिर जाऊंगा बेंगलुरु। 17 और 18 तारीख को जो मीटिंग है उस मीटिंग में हम तय करेंगे कि 300 सीटें विपक्ष कैसे लेके आ रहा है और उसके बाद उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को। हालांकि वो ये भी कह रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि आप राहुल गांधी को शादी करने और दूल्हा बनने की बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री आवास में पत्नी के साथ रहना चाहिए और आप समझ सकते हैं इसलिए वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को शादी कर लेना चाहिए। तो ये बातें थोड़ी बहुत जो बातें चल रही हैं, लेकिन इससे इतर जब शरद पवार ने अपनी बैठक पूरी कर ली तो राहुल गांधी शरद पवार के घर पहुंचे उनसे मिलने के लिए, और यहाँ से पिक्चर में जो ट्विस्ट है उसकी शुरुआत होती है। जो आगे का जो चैप्टर है वो आपके ज़रिए समझना चाहते हैं हम कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात और जोड़ दूं, ये सब रिपीट कर रहा हूं कि शिंदे कह रहे हैं कि मुझे मेरी कुर्सी से कोई नहीं हटा सकता, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो एकनाथ शिंदे को आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वो कह रहे हैं कि मुझे कोई कुर्सी से नहीं हटा सकता। ये बात जब कोई सवाल पैदा हो तब तो उसका जवाब दिया जाता है, यानी कि उनके सामने ये सवाल है। तो ये भी है महाराष्ट्र की सियासत में।
तो बहुत कुछ हो रहा है और उन सब से इतर देश की सियासत में हम कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, उसके आसार दिख रहे हैं। आज काफी तेजी से पहिया घूमा है और विपक्षी खेमे में खासकर, और दो तीन चीजें बहुत बड़ी हुई हैं आज। एक, कन्हैया कुमार, ये खबर छोटी खबर नहीं है। कन्हैया कुमार जो JNU-SU के प्रेसिडेंट रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में वो पूरा लगातार रहे हैं। जो मुझे जानकारी है राजीव जी, कि राहुल गांधी के बाद किसी की डिमांड होती थी वहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा में प्रेसिडेंट वो स्पीच की या इंटरव्यूज की मीडिया के द्वारा, तो वो कन्हैया कुमार के लिए होती थी। और कन्हैया कुमार अब NSUI के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। छात्रों का बहुत बड़ा योगदान होगा अगले आने वाले चुनावों में, और क्योंकि वो बिहार से आते हैं, क्योंकि JNU के पृष्ठभूमि से, भूल जाइए कि वो गोदी मीडिया उनको क्या कहता है क्या नहीं कहता है। कन्हैया कुमार की युवाओं के बीच में एक राष्ट्रव्यापी अपील है। तो केवल गोदी मीडिया के दर्शकों तक सीमित नहीं है, या एंकरों तक। दर्शक को फिर भी मैं अलग मानूंगा। तो पर्दे के पीछे ना रखे छुपाकर, कन्हैया कुमार को अब एक्सपोज होने दें जनता के बीच में, छात्रों के बीच में। और मुझे लगता है कन्हैया कुमार के तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूं कि छात्रों के बीच वो काफ़ी एक आंदोलन और गतिविधियां करेंगे। अच्छे वक्ता तो ही हैं जी। राजस्थान जहां 25 में से 25 सीटें NDA के पास चली गई पिछले लोकसभा में, वहां पे पार्टी का एक होना, और जिस तरीके से सचिन पायलट बोल रहे थे, आप सुना रहे थे, मैं सुन रहा था, उससे लगता है कि राजस्थान में भी इस बार कांग्रेस कुछ बेहतर, काफी बेहतर करने की उम्मीद मुझे लगती है। क्योंकि वहां पार्टी की यूनिटी काफी जो है वो पिछले कुछ सालों से सचिन पायलट की वजह से विवादों में थी। तीसरी चीज की पवार का मामला, पवार साहब ने जो कहा, और ये एकनाथ शिंदे क्यों कह रहे हैं, मुंबई के तमाम सारे मीडिया सर्किल में, और आज के सामना अखबार में जो शिवसेना का अखबार है उसने इसको छापा भी है कि वो गायब हो गए थे। वो कहीं दिल्ली आए थे, और दिल्ली आने के बाद वो बहुत नाराज थे, और कुछ हुआ है भीतर खाने जिसकी वजह से वो नाराज थे, और जिसकी वजह से उनको ये कहना पड़ रहा है कि उनकी कुर्सी अभी जो है बची हुई है। तो महाराष्ट्र से बहुत इंपॉर्टेंट संदेश देखिए राजीव जी ये आ रहा है। अच्छी बात ये हुई है कि महाराष्ट्र ने उद्धव ठाकरे की बहुत स्टेबल सरकार देखी है इसी विधानसभा ने, और जिसमें कि लोगों के जन कल्याण के फैसले हुए। एक मुख्यमंत्री बहुत शालीन तरीके से जनता से मिलते थे, वो फेसबुक से भी इंटरेक्ट करते थे। और उसके बाद जब से एकनाथ शिंदे बने हैं, तो आप देखिए कि वो स्टेबल चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए हैं। कुछ ना कुछ वहां हो रहा है, कोई ना कोई तोड़फोड़, कुछ ना कुछ कोई ऐसी घटना हो रही है कि उनकी सरकार को आप स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मान सकते। काफी लंबे समय तक वो कैबिनेट का विस्तार भी नहीं कर पाए थे। तो महाराष्ट्र की जनता ने दो चीजें देख ली हैं, एक उद्धव ठाकरे की स्टेबल सरकार, और दूसरा एकनाथ शिंदे के समय के ये राजनीतिक भूचाल जो थोड़े थोड़े समय पर होते रहते हैं। अब जनता इसका फैसला करेगी कि वो दो शिवसेना में वो कौन सी एक शिवसेना है जो जनता अप्रूव करती है, ये कौन दो एनसीपी में कौन सी एनसीपी है जिसके साथ जनता खड़ी हो। शरद पवार, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, कल भी आपके चर्चा में, कि बहुत होशियार नेता माने जाते हैं, और उन्होंने कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया। अजित पवार अपने दम पे कभी भी जनता के बीच जाकर कोई
बड़ा मैंडेट नहीं ला पाए हैं। अब वो जब जाएंगे जनता के बीच में तो वो बीजेपी की बी टीम के बिल्ले के साथ जाएंगे, उसके उस टैग के साथ जाएंगे। तो जो परंपरागत वोट बैंक है एनसीपी का, जो सेकुलर और समाजवादी और संविधानवाद के इर्द गिर्द है और किसानों के साथ है, उस वोट बैंक में वो कितना असर डाल पाएंगे ये तो हम चुनाव में देखेंगे। लेकिन अभी मैं कह सकता हूं कि शरद पवार ने अगर ये गलती नहीं की कभी, तमाम अपनी गुगलियों के बीच बावजूद, तो वो इसी वोट बैंक के जरिए, इस कंस्टिट्यूंसी के जरिए जिसमें अब ये प्रयोग कर रहे हैं, और ये प्रयोग करने के लिए समय उनके पास नहीं है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो सिद्धि कांड की बात आप कर रहे थे, सिद्धि कांड में भी एक पेच है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी बता रहे थे काफी विस्तार से, नरोत्तम मिश्र जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने ना नुकुर की थी उसका बुलडोजर भेजने में। वो संदेश गया, तब वो उन्होंने पैर धोने का और कैमरा बुला के ये सारा काम किया है। बड़े मजबूरी में ये सब काम हुए हैं। एक बात देखिए, लालू यादव को भी कल भी हम देख रहे थे, आज भी उनका बयान देखा, बड़ी एनर्जी के साथ वो आए हैं और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ। लालू यादव के डिटर्मिनेशन में कभी भी कोई कमी नहीं रही। उनका स्वास्थ्य जरूर साथ नहीं देता कभी कभी, लेकिन अभी वो लग रहा है कि अच्छे स्वस्थ हैं, अपनी पुरानी शैली में वापस आ रहे हैं। और चुनाव तक अगर वो पुरानी शैली में वापस आते हैं तो ये विपक्षी एकता के लिए और विपक्ष के लिए बहुत जो है वो लाभकारी होगा। और एक आखिरी बात देखिए, चुनाव 2-3 बड़े नारों के बीच में ये चुनाव जा रहा है। मोदी जी अभी राज्यों की यात्रा कर रहे हैं, आप बता रहे थे। देखना होगा कि मोदी जी क्या कहते हैं, क्योंकि अभी तक मोदी जी रिएक्ट कर रहे हैं राहुल गांधी जो कह रहे हैं। अब राहुल गांधी ने 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट कर दी हैं। एक, नफरत और मोहब्बत की दुकान, ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। और ये नफरत की बात करके राहुल गांधी एक कितनी बड़ी नई कंस्टिट्यूंसी बना रहे हैं, इसका अंदाज तो हमको चुनाव के समय मिलेगा, जब रिजल्ट आएंगे 2024 के या इन विधानसभाओं के, जिसका कर्नाटक में भी हमने एक दस्तक देखी। नरेंद्र मोदी इसका जवाब क्या देते हैं? मोदी साहब कास्ट सेंसस पे क्या बोलते हैं, जातिवाद जनगणना पे, सामाजिक न्याय के मुद्दे पे क्या बोलते हैं, महंगाई और रोजगार पे क्या बोलते हैं? चुनाव इन्हीं नारों के बीच में होने जा रहा है। बाकी चीजें इधर उधर आती रहेंगी। और जो बीजेपी की स्थिति ये हो गई है कि बीजेपी को बार बार एक वो मौसम विभाग जैसे टेस्ट बलून छोड़ता है, उनको टेस्ट बलून छोड़ने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के पहले उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात की थी, निशाना मुसलमान थे। मुसलमानों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सुनील जी यूपी में जानते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो नतीजा ये हुआ कि वो टेस्ट बलून वापस प्रयोगशाला में खींच के डाल दिया गया, वो आगे बढ़ा ही नहीं मामला। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी वैसे ही टेस्ट बलून है। अब इसमें भी अगर मुसलमान की प्रतिक्रिया नहीं आएगी, माइनॉरिटीज की प्रतिक्रिया नहीं आएगी, तो ये टेस्ट बलून भी नीचे उतरेगा। और जो मुझे लग रहा है कि नहीं आने वाली है। हम लोगों ने भी अभी इस पे चर्चा नहीं की है यहाँ पे आपके प्रोग्राम में, बिल्कुल। तो क्योंकि हम मान रहे हैं, हम जान रहे हैं ना कि ये टेस्ट बलून है बीजेपी का, तो इस तरीके के टेस्ट बलून से नहीं होगा। चुनाव इन 4-5 ठोस चीजों के इर्द गिर्द होगा, नफरत मोहब्बत की दुकान, जातिवाद जनगणना, महंगाई और रोजगार, इन्हीं के इर्द गिर्द होगा चुनाव। जी राजीव।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कई हमारे साथी बोलते हैं कि यूसीसी पे आप क्यों नहीं, और ऐसे कई मसले होते हैं जिसको हम कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए दरकिनार कर देते हैं। जरा हम भी टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट बैलून की तरह, कि ये मामला जाता कहाँ तक है। अब राहुल गांधी अगर मणिपुर गए हैं और अकेला आदमी है, अकेला राजनेता जो मणिपुर गया, 2 दिन तक रहा, तो उसकी चर्चा तो हम ज़रूर करेंगे, कर रहे हैं। हालांकि मणिपुर से जितनी भी खबरें आती हैं, अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, आप सब जान रहे हैं। लेकिन शुरुआत में लोग कह रहे थे कि आप मणिपुर की चर्चा नहीं कर रहे हैं, कर रहे थे, उस समय भी कर रहे थे। लेकिन यूसीसी जैसा मसला है, ये टेस्ट बलून है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी। और ऐसे टेस्ट बलून को हम भी टेस्ट करते हैं कि वो कितनी ऊंचाई तक जा रहा है, उसकी ऊंचाई नाप करके फिर हम उसकी चर्चा करते हैं। आप तमाम साथी हमारे साथ होते हैं, तो इसलिए आप भी थोड़ा सा, जो हमारे साथी दर्शक साथी की बात कर रहा हूं, जो कई बार इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं जी आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, बात करते हैं। लेकिन यहाँ आप उन चीज़ों को भी समझिए कि किसकी बात होनी चाहिए। यहाँ फालतू की बातें करके और वही उसी यूनिवर्सिटी की तरफ जाओ जिस यूनिवर्सिटी से इस देश का सत्यानाश किया जा रहा है, उस यूनिवर्सिटी में आपको हम क्यों धकेलें। खैर, आने वाला वक्त बताएगा। इसी महीने 20 तारीख से मानसून का संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उसमें बहुत कुछ आना बाकी है। जोड़ना चाहता हूं मैं शकील अख्तर जी को अपने साथ में। शकील अख्तर जी का वीडियो बार बार ब्रेक हो रहा है, मैं बहुत देर से चाह रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट सूचनाएं उनके पास हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि जरा उनको ऑडियो या वीडियो जैसे भी। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ